गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 8 में टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज व्हेन देयर इज चेंज इन रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल टू द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो जब टैक्स रेट चेंज हो जाते हैं कि सपोज करिए पहले गुड्स पे टैक्स रेट एप्लीकेबल था 5% और वो बाद में चेंज होकर या तो 12% हो गया या 28% हो गया, या पहले था 28% और अब वो हो गया 18%। क्वेश्चन अराइज होता है कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा। ये कंफ्यूजन कहाँ आएगी? जहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ सप्लाई से रिलेटेड पहले हो गई और कुछ एक्टिविटीज़ बाद में होती है। तो जैसे कि हमें पता ही है कि देयर आर 3 मेन एक्टिविटीज़ इन द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। नंबर 1 इज डिलीवरी और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। नंबर 2 डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर एंड नंबर 3 डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट बाय सप्लायर। तो ये 3 मेन एक्टिविटीज़ होती हैं जब भी हम गुड्स की सप्लाई करते हैं या सर्विसेज की सप्लाई करते हैं, पर इनकी कोई फिक्स्ड सीक्वेंस नहीं है कि ऐसा नहीं है कि पहले डिलीवरी ऑफ गुड्स होगी, फिर इश्यू ऑफ इनवॉइस होगा, फिर रिसीट ऑफ पेमेंट होगा, या पहले इश्यू ऑफ इनवॉइस होगा, फिर डिलीवरी ऑफ गुड्स और सर्विस होगा, फिर रिसीट ऑफ पेमेंट होगा। किसी केस में पहले रिसीट हो जाती है, पेमेंट एडवांस आ जाती है। किसी केस में सर्विस पहले हो जाती है और गुड्स और इश्यू ऑफ इनवॉइस बाद में होता है क्योंकि 30 डेज का टाइम गिवन है। कुछ केसेस में जो है इनवॉइस पहले इश्यू हो जाता है, फिर पेमेंट आ जाती है और सप्लाई बाद में होती है। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, तो इसलिए कन्फ्यूज़न हो सकती है क्योंकि अब एक दिन क्या होता है, देयर इज ऑन वन डेट देयर इज चेंज इन टैक्स रेट, बट एनी वन और टू ऑफ द अबव एक्टिविटीज हैपन्स बिफोर द चेंज इन रेट एंड सम एक्टिविटीज हैपन आफ्टर द चेंज इन रेट। तो कन्फ्यूज़न हो गई। तो क्वेश्चन अराइज होते हैं कि कौन सा टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा, पुराने वाला या नया रेट। और दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है कि इस केस में फिर टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो इसको सॉर्ट आउट करते हैं अब हम आगे। तो इसमें देखिए, अगर आप जो लॉ के ऊपर जाएंगे, लॉ की लैंग्वेज आप देखेंगे सेक्शन 14 में बताया गया, लेकिन ये इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग है कि इस सेक्शन को अगर आप पढ़ते हैं सेक्शन 14 को तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसलिए मैं इसको अपने ही तरीके से समझाता हूँ जो आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। पहली बात कि कौन सा टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा, और दूसरी बात टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या मानी जाएगी। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि इफेक्टिव रेट कौन सा हमें लेना है जब हमारे टैक्स रेट चेंज हो जाता है और कुछ एक्टिविटीज़ हमने या तो इनवॉइस पहले इश्यू कर दिया, या डिलीवरी पहले कर दी, या पेमेंट पहले ले ली, और या कुछ एक्टिविटीज़ हमने बाद में की है। तो इसको मैंने क्या किया है, आप ये टेबल देख रहे हैं। इस टेबल में मैंने इसमें डिफरेंट केसेस में बांट दी है सारी सिचुएशंस को। तो टोटल 8 टाइप ऑफ केसेस एप्लीकेबल होते हैं, सिचुएशंस अराइज होती हैं। सबसे पहली तो है केस 1 में आप देखेंगे कि मैंने एज्यूम किया कि चेंज इन रेट हुआ है 1 जनवरी 25 को, और डिलीवरी ऑफ गुड्स या सर्विसेज की प्रोविज़न हो जाता है बिफोर दैट डेट। इनवॉइस भी इशू कर देते सप्लायर बिफोर दैट डेट, और पेमेंट भी रिसिपिएंट कर देते सप्लायर को बिफोर दैट डेट। तो देखो, जब तीनों ही चीज़ें पहले है हो रही हैं तो कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है इसमें चेंज इन टैक्स रेट से कोई लेना देना ही नहीं है। इस केस में ओल्ड टैक्स रेट ही एप्लीकेबल होगा। और टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या होगा, वो डिपेंड करेगा कि गुड्स है कि सर्विस है। तो जो भी रूल 12(2) का है तो गुड्स के केस में एप्लीकेबल होगा, मतलब डेट ऑफ इनवॉइस या लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। और सर्विसेज है तो 13(2) अप्लाई होगा कि डेट ऑफ इनवॉइस या फिर डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट
विच एवर इज अर्लियर। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। इसी तरह से हम केस 8 को पहले देख लेते हैं। केस 8 में डिलीवरी भी रेट ऑफ चेंज, टैक्स रेट चेंज होने के बाद में हो रही है, नोट इनवॉइस भी बाद में इश्यू हुआ है, पेमेंट भी बाद में हो रही है। तो इस केस में नेचुरल है जब तीनों चीज़ें बाद में, तो रेट आप नया वाला ही लगाएंगे, क्योंकि इनवॉइस भी आप बाद में इशू कर रहे हैं, तीनों चीज़ें बाद में है, तो पुराने रेट से इसका कोई लेना देना ही नहीं है, तो न्यू रेट एप्लीकेबल होगा। और टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस गुड्स के केस में मानेंगे सेक्शन 13(2) के अकॉर्डिंगली विच एवर इज अर्लियर, सॉरी गुड्स के केस में मानेंगे 12(2) के अकॉर्डिंगली, और सर्विसेज के केस में मानेंगे 13(2) के अकॉर्डिंगली। और अगर ये रिवर्स चार्ज में अप्लाई हो रहे हैं तो फिर हम 12(3) और 13(3) को कंसीडर करेंगे। तो केस 8 और केस 1 में कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। अब हम आ जाते हैं केस 2 पर। अब एक डिलीवरी हो गई है टैक्स रेट चेंज होने से पहले, इनवॉइस इश्यू हो रहा है टैक्स रेट चेंज होने से पहले, लेकिन पेमेंट जारी है बाद में। तो इसमें अपने बड़ा सिंपल सा तरीका अपनाना है कि कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा। ये तीनों एक्टिविटीज़ में देख लीजिए कौन सी दो एक्टिविटीज़ कब हो रही हैं, पहले या बाद में। तो जहाँ पे दो एक्टिविटीज़ होंगी तो वो पलड़ा भारी होगा और वही रेट लगेगा। अगर ये दो एक्टिविटीज़ बिफोर हो रही हैं तो फिर ओल्ड रेट लगेगा, और अगर इनमें से कोई भी दो एक्टिविटीज़ बाद में हो रही हैं तो न्यू रेट लगेगा। जैसे थर्ड केस में दो एक्टिविटीज़ पहले हो रही हैं, डिलीवरी ऑफ गुड्स और रिसीट ऑफ पेमेंट, तो नेचुरल है इसमें पहले वाला रेट लगेगा। फोर्थ केस में डिलीवरी पहले हुई है लेकिन इनवॉइस बाद में बना है और पेमेंट भी बाद में की गई है, तो न्यू रेट लगेगा। फिफ्थ केस में डिलीवरी बाद में हो रही है, इनवॉइस पहले बन गया और रिसीट ऑफ पेमेंट भी पहले है, तो दो चीज़ें पहले हैं तो ओल्ड रेट लगेगा। सिक्स केस में दो चीज़ें बाद में, डिलीवरी बाद में हो रही है, पेमेंट बाद में आ रही है, लेकिन इशू ऑफ इनवॉइस पहले हो गया, तो उस केस में न्यू रेट लगेगा। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है केस 6 में कि जब न्यू रेट लगा रहे हैं लेकिन इनवॉइस तो आपने पहले बना दिया, जब इनवॉइस पहले बनाया होगा तो आपने ओल्ड रेट लगाया होगा इनवॉइस में, तो इसका मतलब आपको लगाना था न्यू रेट। तो आप क्या करोगे, एक एडिशनल इनवॉइस बनाओगे जिसमें आप एडिशनल रेट जो भी आपका डिफरेंस है कम या ज़्यादा, उसके हिसाब से आप डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू करोगे। तो यहाँ पर आप एडिशनल इनवॉइस का मतलब है डेबिट नोट या क्रेडिट नोट आपको इशू करना है। सेवंथ केस में दो सिचुएशन बाद में है, डिलीवरी और इशू ऑफ इनवॉइस, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, पेमेंट एडवांस आ गई है, तो इस केस में भी आपका न्यू रेट लगेगा। तो आपकी पेमेंट आपको और एडिशनल लेनी पड़ेगी जो भी नए रेट के अकॉर्डिंगली होगी। अगर टैक्स रेट बढ़ गया तो और लोगे, टैक्स रेट कम हो गया तो रिफंड करोगे। आप ओल्ड रेट नहीं लगा सकते अगर आपका रेट कम हुआ है। तो दिस इज क्लियर आई थिंक कि चेंज इन रेट होगा तो कौन सा रेट इफेक्टिव होगा। अब टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स हर एक केस में आप निकालोगे 12(2) और 13(2) के अकॉर्डिंगली, सर्विसेज के केस में 13(2) और गुड्स के केस में 12(2). अगर रिवर्स चार्ज में है तो गुड्स के केस में 12(3) और सर्विसेज के केस में 13(3) के अकॉर्डिंगली आप निकालेंगे। यहाँ पर दो सिचुएशन बस आपको ध्यान में रखनी है कि जब केस 3 में हम देख लेते हैं, केस 3 में सर्विसेज के केस में क्या हो रहा है कि सर्विसेज की पेमेंट तो पहले आ रही है और इनवॉइस बाद में इशू है, इनवॉइस बाद में इशू है। तो इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा इस केस में रिसीट ऑफ पेमेंट।
तो नेचुरल रिसीट ऑफ पेमेंट टाइम ऑफ सप्लाई है जो कि पहले है, तो यहाँ पर पुराना रेट लग रहा है, और बाद में इनवॉइस इशू हो रहा है तो उसमें पुराना रेट ही लगेगा। तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी कंफ्यूजन इन इट। आपको 3 चीज़ें इसमें ये बस याद रखनी है कि टैक्स रेट कौन सा लगेगा। तो उसके लिए 3 एक्टिविटीज़ में से जिस भी पीरियड में 2 एक्टिविटीज़ हो जाएंगी चेंज होने से पहले, तो वो रेट लगेगा, और अगर कोई भी 2 एक्टिविटीज़ या तीनों एक्टिविटीज़ बाद में हो रही हैं तो फिर न्यू रेट लगेगा। और टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए आप वो 12(2) और 12(3) और 13(2) और 13(3) को ही फॉलो करेंगे। इसके बाद हम इसमें कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसमें हम देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8.14 व्हेन देयर इज चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। तो इसमें गिवन है डिटरमिन द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन द फॉलोइंग केसेस assuming that rate of GST changes from 28% to 18% with effect from 1st June। तो इसमें आपको 3 डेट्स गिवन है, ये 6 अलग अलग नंबर्स जो गिवन है ये अलग अलग केसेस हो गए, सिचुएशंस हो गई। इसके अकॉर्डिंगली आपको बताना है कि कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा और टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी। तो यही सब तीनों चीज़ें नीचे गिवन है सॉल्यूशन में भी, डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस और गुड्स, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। फिर आगे 2 कॉलम और बनाने हैं टाइम ऑफ सप्लाई निकालने के लिए और एप्लीकेबल रेट निकालने के लिए। तो एप्लीकेबल रेट ओल्ड रेट है 28% और न्यू रेट है 18%। तो हम केस 1 में देखते हैं 28 मई पहले हो गई, 1 जून से पहले, जून 9 और जुलाई 25 बाद में हो गई, तो इसका मतलब न्यू रेट लगेगा। दूसरे केस में सेकंड केस में मई 28 पहले है, मई 28 इश्यू ऑफ इनवॉइस की भी डेट पहले है, सिर्फ पेमेंट की डेट बाद में है। तो 2 डेट्स पहले आ रहे तो इसमें ओल्ड रेट लगेगा 28%, और क्योंकि ये सर्विस है तो हमें इसमें डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे, तो हमें 2 डेट्स देखनी है। तो पहले केस में अगर हम देखते हैं टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकाला, तो उस केस में 2 डेट्स बाद में आ रही थी, जून 9 इश्यू ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट जुलाई। तो जून और जुलाई में पहली डेट है आपकी इश्यू ऑफ इनवॉइस 13/2 के अकॉर्डिंगली, तो इसलिए आपकी जून 9 हो गई टाइम ऑफ सप्लाई। सेकंड केस में टाइम ऑफ सप्लाई निकालने के लिए आपको देखनी है, अब इस केस में रेट लग रहा है ओल्ड रेट, तो 2 डेट्स हम क्या देखते हैं 13/2 में, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। तो यहाँ पर क्या होगी, मई पहले है तो मई 28। तीसरे केस में मई 28 पहले आ रही है डेट ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस जून 9 बाद में आ रही है, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट पहले आ रही है, तो 2 काम पहले हो गए, तो इसलिए यहाँ पर ओल्ड रेट लगेगा 28%। लेकिन इसमें टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे, तो देखिए इसमें 2 डेट्स हम क्या देखते हैं 13/2 में, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस जून 9। तो इन दोनों में पहली डेट है डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, तो वही मानी जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस 26 में। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है। देन फोर्थ केस में सप्लाई हो रही है 10 जून को, मतलब बाद में, रेट चेंज होने के बाद। इनवॉइस इश्यू हो रहा है 28 मई को, मतलब पहले, रेट चेंज होने से पहले। पेमेंट जा रही है जून 25 को, मतलब रेट चेंज होने के बाद। तो 2 चीज़ें बाद में हो रही हैं, तो इसलिए यहाँ पर बाद वाला रेट लगेगा, मतलब न्यू रेट लगेगा 18% का। और टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे,
तो टाइम ऑफ सप्लाई के लिए हमें 2 ही डेट्स देखनी है, इश्यू ऑफ इनवॉइस की डेट 28 मई और पेमेंट की डेट जून 25। अब यहाँ पे क्योंकि आपका रेट कौन सा लग रहा है, न्यू रेट लग रहा है, और न्यू रेट आपका जून 25 की डेट के हिसाब से लगेगा, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट से। तो इस 4th केस में डेट ऑफ इनवॉइस को कंसीडर नहीं किया जाएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना। तो 4th केस में हमने अर्लियर डेट नहीं ली, कारण ये है कि यहाँ पर आपका ओल्ड रेट नहीं लग रहा है, न्यू रेट लग रहा है, और न्यू रेट के लिए आपकी सिर्फ डेट आ रही है जून 25, मई 28 जो है पहले है, इसलिए उसको कंसीडर नहीं करेंगे। 5th केस में आपकी 2 डेट्स पहले हैं और जून 10 बाद में है, तो अगेन इस केस में आपका ओल्ड रेट लगेगा और दोनों डेट्स में पहली वाली डेट आपकी टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। 6th केस में 2 डेट्स बाद में है और 1 डेट पहले है रिसीट ऑफ पेमेंट की। नेचुरल इस केस में आपका न्यू रेट लगेगा, लेकिन न्यू रेट के लिए हमें जो 2 टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे, तो 2 डेट्स कौन सी देखते हैं, इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट। लेकिन क्योंकि न्यू रेट है, उस डेट को रिसीट ऑफ पेमेंट की डेट अप्लाई नहीं होगी, तो उस डेट को अप्लाई होगी, फिर इसके लिए अप्लाई होगी आपकी इश्यू ऑफ इनवॉइस की डेट। तो 4th और 6th केस को आपने अच्छे तरीके से समझना है कि ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पर 32 एप्लीकेबल क्यों नहीं हुआ। केस 4 और केस 6 में आपका सेक्शन 13(2) एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि इस केस में आपका जो न्यू रेट लग रहा है उस रेट के लिए सिर्फ एक ही डेट अवेलेबल है, वो है रिसीट ऑफ पेमेंट केस 4 में, और डेट ऑफ इशू इनवॉइस इन केस 6। तो इनको आपने थोड़ा अच्छे तरीके से दोबारा समझना। Thank you.